मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। आज स्नातक प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका विषय है राजनीतिक दलों के निर्माण का आधार और कार्य। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत ये राजनीतिक दलों पर हम आज अध्ययन करेंगे। साधारण बोलचाल की भाषा में एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो समूह बनाया जाता है या बनाए गए समूह को, इकट्ठे हुए समूह को संगठन कहा जाता है। और ऐसे संगठन जिसका उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति है उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। यह एक ऐसा संगठन होता है जिसका उद्देश्य सरकार बनाकर शासन करना होता है। आज का युग प्रजातंत्र का युग है और प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दल का स्थान महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल के बिना प्रजातंत्र नहीं चल सकता और साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों के विकास के लिए भी प्रजातांत्रिक शासन जरूरी है। इसलिए कहा गया है कि ये राजनीतिक दल जो हैं वो प्रजातंत्र का लाइफ ब्लड है, जीवन रक्त है। मोनरो ने कहा है कि स्वतंत्र राजनीतिक दल ही लोकतंत्र का दूसरा नाम है। राजनीतिक दल ही प्रजातंत्र का आधार है। जनमत का निर्माण करने का कार्य यही करते हैं। उसका प्रकाशन और उसका उचित दिशा में विकास करने का कार्य भी राजनीतिक दल ही करते हैं। ये जनता को संगठित और शिक्षित भी करते हैं। हुबर ने यहाँ तक कहा है कि राजनीतिक दल तो प्रजातांत्रिक मशीन में डाला जाने वाला, प्रजातांत्रिक मशीन के पहिए में डाला जाने वाला तेल है। इससे यह परिलक्षित होता है कि ये प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल का कितना महत्व है। वैसे राजनीतिक दलों का अस्तित्व प्रजातंत्र के अलावे साम्यवादी शासन प्रणाली में भी पाया जाता है। तो हम यहाँ सबसे पहले आज चर्चा करेंगे कि ये जो राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार के बनते हैं, इनके निर्माण का आधार क्या होता है और उनके कार्य क्या है। सबसे पहले हम इसके निर्माण के आधार पर अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मानव स्वभाव जो है वह दो तरह का होता है। एक रूढ़िवादी होता है जो परंपराओं को ढो के चलना चाहते हैं, उसी के अनुसार जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा ऐसे मानव होते हैं जो परिवर्तन चाहते हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं। और साथ ही कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो परिवर्तन चाहते हैं लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन चाहते हैं। तो ये सब मानव स्वभाव में अंतर होता है और इस मानव स्वभाव में अंतर होने के कारण राजनीतिक दलों का निर्माण भी इसी आधार पर होता है। जैसे इंग्लैंड में अनुदार दल के सदस्य जो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते हैं। भारत में कांग्रेस पार्टी ये उदारवादी दल है, ये धीरे धीरे परिवर्तन चाहते हैं। जबकि कुछ ऐसे दल हैं जो
तेजी से परिवर्तन चाहते हैं और इसके लिए विद्रोह आंदोलन भी करते हैं। ऐसे में मार्क्सवादी जिसे हम कहते हैं, ये तीव्र परिवर्तन चाहते हैं, एकाएक परिवर्तन चाहते हैं। ऐसे इसके अलावे कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो आगे की अपेक्षा पीछे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्हें प्रतिक्रियावादी कहा जाता है, जैसे इंग्लैंड में लिबरल पार्टी। इन आधारों पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आर्थिक आधार पर। आर्थिक विचारों के आधार पर भी राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। आर्थिक स्तर की भिन्नता की दृष्टि से मनुष्य जो है वो विभिन्न समुदायों में एकत्रित होकर राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं। खासकर मार्क्सवादी पार्टी जो है वो आर्थिक समानता के आधार पर या आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही बनाई गई पार्टी है। नेक्स्ट है धार्मिक आधार पर। धर्मावलंबी विभिन्न धर्मों के जो अनुसरण करने वाले लोग हैं वो भी राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो केवल अपने धर्म के लोगों के बारे में सोचते हैं तथा दूसरे धर्म के बारे में नहीं सोचते हैं या उनके हितों से अपने हितों को ऊपर रखना चाहते हैं। जैसे भारत में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इसी प्रकार के दल हैं। ये वास्तव में राजनीतिक दल नहीं कहे जा सकते। इनका उद्देश्य निश्चित रूप से संपूर्ण राज्य के हितों से संबंधित नहीं होता है, बल्कि किसी खास समुदाय या संप्रदाय के हितों से संबंधित होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत हित। व्यक्तिगत हितों के आधार पर भी कई बार राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है और जब भी उसके स्वार्थ को कोई चोट पहुंचता है या उसके स्वार्थ में कोई बाधा उपस्थित होती है तो वह अपने समर्थकों के साथ मिल करके जिस दल में है उस दल से अलग होकर के वह नए दलों का निर्माण कर लेता है। और इस तरह से दल विभाजन के द्वारा भी ये जिसका आधार व्यक्तिगत हित होता है ये राजनीतिक दल बनाया जाता है। जैसे भारत में चौधरी चरण सिंह द्वारा संयुक्त विधायक दल का गठन किया गया, भारतीय क्रांति दल बना, भारतीय लोक दल बना, जनता पार्टी के कई घटक बने, बाबू जगजीवन राम की कांग्रेस जे, शरद पवार की कांग्रेस एस आदि। ये अनेक जो पार्टी का विभाजन हुआ है, इन विभाजनों का आधार व्यक्तिगत स्वार्थ रहा है। नेक्स्ट है प्रादेशिकता के आधार पर, यानी प्रादेशिक समस्याओं के समाधान के लिए या प्रादेशिक हितों को ऊपर रख करके जो राजनीतिक दलों का निर्माण होता है उसे प्रादेशिक दल कहते हैं। ऐसे दल राष्ट्रीय समस्याओं को छोड़ करके अपनी प्रांतीय समस्याओं को, प्रादेशिक समस्याओं को तरजीह देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना, पंजाब में अकाली दल, तेलंगाना में तेलंगाना प्रजा समिति आदि अनेक दल है। तो इन सब आधारों पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है।
ये फिर तेलुगु देशम पार्टी है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम है, असम गण परिषद है। अनेक क्षेत्रीय पार्टियों का निर्माण हुआ है और इन सभी क्षेत्रीय पार्टियों का उद्देश्य क्षेत्रीय हित ही होता है। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक दलों के कार्यों के बारे में। सबसे पहले राजनीतिक दल का जो कार्य है वह है लोगों में राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार करना। राजनीतिक दल समय समय पर सार्वजनिक सभाओं में भाषण देकर, रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारण करके, पत्र पत्रिकाओं में प्रचार करके, राजनीतिक प्रश्नों पर जनता का ध्यान खींच करके, इस तरह से वह जनता में राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य करते हैं। जनता इन सब बातों को सुनती है और फिर अपना राजनीतिक मत का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है, ये राजनीतिक दल राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का जनता में प्रचार करती है। ये हम लोग देखते हैं कि हाँ, राजनीतिक दल हमेशा अपने आर्थिक एवं राजनीतिक एजेंडे को जनता के बीच ले जाते हैं और उनसे जनता के बीच में उस पर डिबेट होता है। जनता की समझदारी, जनता का उस पर जनमत बनाने की कोशिश की जाती है और इस तरह से राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं से अवगत कराते हैं और जनता का ध्यान उन समस्याओं की ओर खींच करके उन समस्याओं के समाधान के प्रति जनता का सहयोग प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है शासन सत्ता को मर्यादित करना। लिमिट द पॉलिटिकल अथॉरिटी, टू लिमिट द पॉलिटिकल अथॉरिटी। शासक दल कहीं अपने बहुमत के आधार पर सरकार की शक्तियों और धन का दुरुपयोग न कर सके, इसलिए वो जनता के हितों की उपेक्षा न कर सके, इसलिए विरोधी दल जो हैं, राजनीतिक दल सरकार पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं ताकि सत्ताधारी दल तानाशाही रवैया न अपना सके। फिर भी यदि सत्ताधारी दल नहीं मानते हैं तो ये विपक्षी दल आंदोलन चला करके जनमत को जगाने का प्रयास करते हैं, जेल भरने का कार्य करते हैं, सभाएं करते हैं और इन सब के द्वारा वह सरकार की तानाशाही रवैये पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है शासन तंत्र पर अधिकार की चेष्टा। राजनीतिक दल मुख्य रूप से शासन सत्ता की प्राप्ति के लिए ही कार्य करते रहते हैं। उनका जो गठन होता है वह सत्ता की प्राप्ति के लिए ही होता है और इसलिए वो निर्वाचन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रतिनिधि खड़े करते हैं और उसके लिए चुनाव प्रचार भी करते हैं। और यदि उनका जो ये मुख्य उद्देश्य होता है वह चुनाव में जीत करके अपनी सरकार बनाना होता है और सरकार बनाने के बाद अपनी नीतियों को, शासन में आकर के अपनी नीतियों को लागू करना होता है। नेक्स्ट है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य स्थापित करना। राजनीतिक दल कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच एक कोऑर्डिनेशन का भी काम करती है। इसके लिए वह हम खास करके देखते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति विभाजन होने से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में दो दल अलग अलग प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों में एक ही दल प्रभावी होता है। यानी जो सरकार बनती है
वह बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है संसदीय व्यवस्था में, और उनका विधायिका में भी बहुमत होता है तथा सरकार में भी वही होते हैं, यानी कार्यपालिका में भी इन्हीं बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के लोग होते हैं। इसलिए दोनों में सामंजस्य स्थापित रखने का कार्य ये राजनीतिक दल करते हैं। नेक्स्ट है व्यवस्थापिका के सदस्यों में एकता एवं संगठन। राजनीतिक दलों के कारण ही व्यवस्थापिका में सदस्यों के बीच एकता तथा संगठन स्थापित रहता है। व्यवस्थापिका में दल के सचेतक होते हैं जो समय समय पर व्हिप जारी करते हैं और इस व्हिप के द्वारा अपने सदस्यों को, अपने दल के सदस्यों को अपनी नीतियों के समर्थन के लिए उनको सूचित करते हैं, उनको बताते हैं कि आप जो है सदन में उपस्थित होकर के अपने दल के नीतियों का समर्थन करेंगे। अपने दल के नीति के विरुद्ध कार्य करने वाले सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल जो हैं वो व्यवस्थापिका में अपने सदस्यों के बीच एक एकता स्थापित करने का कार्य करते रहते हैं, उसको संगठित रखने का कार्य करते रहते हैं। निर्वाचकों से संपर्क बनाए रखना, यानी राजनीतिक दल जो है जनता और सरकार के बीच भी कड़ी का काम करती है। ये जनता की शिकायतों को, शासन तंत्र की जो ज्यादतियां हैं, लापरवाहियां हैं, या सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार किए जाते हैं, उन सबको सरकार तक पहुंचाती है और सरकार का ध्यान इन बातों की ओर आकृष्ट करके ये आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं और फिर उस पर जो कार्रवाई होती है उसे फिर जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। विरोधी दल की जागरूकता और लगातार सरकार की आलोचना करने से सरकार अपने रास्ते से भटकने से बच जाती है या उसको रोका जा सकता है। यानी खास करके प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में विपक्षी दलों का जो महत्व है वो बहुत ही अधिक है। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य करना। राजनीतिक दल न केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कार्य करती है बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान, ये राजनीतिक दल सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए भी कार्य करते हैं। जैसे भारत में महात्मा गांधी के द्वारा वो हरिजनों के उद्धार के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम, अस्पृश्यता के अंत के लिए किया गया कार्यक्रम, या फिर जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ के लिए किया गया कार्यक्रम, ये सभी गैर सामाजिक गैर राजनीतिक कार्यक्रम थे। इसके अलावा राजनीतिक दल जो है वो सरकारी कर्मचारियों का निर्वाचन भी करती है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में भी और संसदीय शासन प्रणाली में भी। सार्वजनिक पदों पर खास करके ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही जाते हैं। जनता को ये राजनीतिक प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं राजनीतिक दल। फिर जनमत का निर्माण करते हैं। मैकावर ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीतिक दल वे अभिकरण है जिसके माध्यम से सार्वजनिक राय को सार्वजनिक नीति में परिवर्तित किया जाता है। फिर है कि ये राजनीतिक दल चुनावों के संचालन करते हैं। आधुनिक प्रजातंत्र में वयस्क मताधिकार के द्वारा या वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुनाव होता है, उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसी अवस्था में अकेला व्यक्ति सभी लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए दल अपने संगठन के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाता है। ऐसा हम देखते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार जो खड़े होते हैं वो दलीय उम्मीदवार की तुलना में प्रायः कम ही जीत पाते हैं। वैसे ही निर्दलीय उम्मीदवार जीत पाते हैं जो पहले से
अपनी साख जनता में बनाए हुए रहते हैं और किसी कारणवश कोई दल उन्हें टिकट नहीं देते हैं। अन्यथा निर्दलीय उम्मीदवारों का जीतना चुनावों में बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है सरकार तथा वैकल्पिक सरकार का निर्माण। एक तो चुनाव में जीत जाती है राजनीतिक दल तो सरकार बनाती है। दूसरा, यदि चुनाव में वह नहीं जीतती है तो भी ऐसी स्थिति में होती है कि यदि सरकार जो सत्ताधारी दल है वो किसी तरह से सरकार चलाने में असफल हो जाती है तो उसे यदि मौका मिल जाए या उसमें से कुछ व्यक्ति इनके पास आ जाए तब इन्हें मौका मिल जाएगा और ऐसी स्थिति में वो सरकार बना सकते हैं। तो ऐसी वैकल्पिक सरकार बनाने का भी उनके पास क्षमता होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं शासन में। इनके महत्व को देखते हुए ही एस न्यूमैन ने दलों को आधुनिक राजनीति का आधार स्तंभ बताया है। तो मुनरो कहते हैं कि लोकप्रिय शासन को दलीय शासन का ही दूसरा नाम कहा जा सकता है। फाइनर बताते हैं कि दल सिंहासन के पीछे की शक्ति है। तो लास्की कहते हैं कि राजनीतिक दलों के कारण ही जनता का भावावेश क्रांति का रूप धारण नहीं कर पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।